हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना 3 तरह से की जाती है। एक होता है उत्पादन पद्धति, जिसे मूल्य वर्धन पद्धति कहते हैं। दूसरा होता है आय पद्धति और तीसरा होता है व्यय पद्धति। तो उत्पादन पद्धति, जिसे मूल्य वर्धित पद्धति कहते हैं, उसमें राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? इसमें एक वित्तीय वर्ष में उस देश में होने वाले सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस स्थिति में उस वस्तु का मौद्रिक मूल्य मार्केट प्राइस पर ज्ञात किया जाता है, यानी मार्केट प्राइस पर गणना की जाती है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उत्पादन पद्धति या मूल्यवर्धन विधि से राष्ट्रीय गणना करते समय। पहली चीज कि वह वस्तु का उत्पादन अंतिम रूप से होनी चाहिए और उसी वर्ष में होनी चाहिए, यानी उस वस्तु का अंतिम रूप से उत्पादन उसी वित्तीय वर्ष में होनी चाहिए। दूसरी चीज कि पहले वाले वित्तीय वर्ष में यानी पूर्व के स्टॉक को इस साल इस वित्तीय वर्ष में काउंट नहीं किया जाएगा, या इसमें मध्यवर्ती वस्तु को काउंट नहीं किए जाएंगे या उसके मूल्य को काउंट नहीं किए जाएंगे। कि छुट्टी के अवधि में किसी व्यक्ति द्वारा अगर अपने घर में या बगीचे में कोई उत्पादन किया जाता है या बाग बगीचे में सब्जी फल को उत्पादन किया जाता है, तो उसको जो है इस उत्पादन एवं सेवा में काउंटिंग नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अवैध तरीका से जो कोई वस्तु अवैध उत्पादन किए जाते हैं, उसको इसमें काउंट नहीं किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने उपभोग के लिए कोई वस्तु अगर बनाता है, तो उस वस्तु को भी इस उत्पादन पद्धति में शामिल नहीं किए जाते हैं। दूसरी विधि आती है आय विधि। तो इस विधि के अंतर्गत हमारे देश में जितनी भी औद्योगिक इकाई है, जितनी भी सेवा वाली इकाई हैं, वहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, तो कार्य के बदले उत्पादन में हो या सेवा में हो, वो कार्य के बदले आय प्राप्त करते हैं। इनके समस्त आयों को जोड़ करके आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में पारिश्रमिक के अलावा परिचालन अधिशेष के अलावा स्वनियोजित व्यक्तियों की आय भी जोड़ ली जाती है। इसमें परिचालन अधिशेष क्या है? किसी भी कंपनी या प्रतिष्ठान द्वारा किराया, लाभ, लाभांश, ब्याज आदि जो मौद्रिक मूल्य होता है, वह परिचालन अधिशेष होता है। और स्वनियोजित व्यक्ति वे होते हैं जो खुद से अपने रोजगार करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, पेंटर, ये सब क्या हुए? स्वनियोजित व्यक्ति हुए। उन संपूर्ण आय को हम जोड़ लेते हैं, तो राष्ट्रीय आय में संपूर्ण व्यक्तियों की आय प्राप्त हो जाती है। इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है? वृद्धावस्था पेंशन
छात्रवृत्ति भत्ता या बेरोजगारी भत्ता आय प्रणाली में नहीं जोड़ते हैं। दूसरी चीज क्या है कि कहीं से अचानक जो है गैर कानूनी तरीका से कुछ आय आती है, उसको भी इसमें नहीं जोड़ते हैं। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा से जो आय आती है, उसमें भी इसको काउंट आय में विधि में नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई नौकरी के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, तो उनको उस कंपनी या नियोजन द्वारा पेंशन दी जाती है, तो उस आय को इसमें आय में शामिल कर लिया जाता है। अब तीसरी विधि आती है व्यय विधि। जितने भी वहाँ के लोग काम करते हैं, तो बदले में उनको सेवा देने या उत्पादन के बदले में उनको आय की प्राप्ति होती है। उस आय को वह दो जगह व्यय करते हैं। पहली व्यय करते हैं उपभोग पर और दूसरी व्यय बचत एवं निवेश पर। उपभोग पर व्यय करने वाली वैसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति या कोई संस्थान अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने में व्यय करते हैं। इसमें मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है ताकि दोहरी गणना न हो। तो व्यय व्यय मद में 4 स्तर पर व्यय होता है। एक, व्यक्ति द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं को खरीदने में। दूसरा व्यय होता है सरकार द्वारा अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने में। तीसरा होता है निवल विदेशी व्यय और चौथा होता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण में व्यय। व्यय विधि में मुख्य सावधानी क्या बरतनी चाहिए कि इसमें बॉन्ड, शेयर को शामिल नहीं किया जाता है और पुराने वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। अब आगे चर्चा करेंगे जीडीपी और जीवीए में क्या अंतर है। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जीडीपी हम जानते हैं कि किसी वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। और यहाँ क्या शामिल है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में से उसके कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तु के लागत को घटा दिया जाता है, तो जीवीए आता है। अब ध्यान देंगे सकल घरेलू उत्पाद संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बोध कराती है, जबकि जीवीए है यह प्रथम सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर की ही बोध कराती है। यह भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। यह भौगोलिक विषय वस्तु के बारे में बताती है, जबकि जीवीए क्षेत्र विषय की जानकारी देती है। अब जानेंगे हिंदू वृद्धि दर किसे कहते हैं या हिंदू वृद्धि दर क्या होता है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन वर्ष 1978 में अर्थशास्त्री रमन कृष्णन जी थे। उन्होंने बताया कि भारत आज़ादी के बाद 5 पंचवर्षीय योजनाओं तक, यानी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना तक उनकी विकास दर भारत की काफ़ी कम रही, यानी लगभग 3.5%। यह वृद्धि दर
विकसित देशों की तुलना में बहुत कम थी। इसका कम होने के कारण भारत की प्राचीन रूढ़िवादी व्यवस्था मानी जाती है। इसी रूढ़िवादी व्यवस्था को उन्होंने हिंदू वृद्धि दर कहा है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रीन जीडीपी, हरित जीडीपी। हरित जीडीपी का कहने का मतलब ये है कि एक वित्तीय वर्ष में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तो उस उत्पादन से हमारी पर्यावरण को जो क्षति होती है, उसको जो है उत्पादित वस्तुओं से पर्यावरण की क्षति को माइनस करने पर जो आता है वह ग्रीन जीडीपी कहलाता है। इसकी संकल्पना भारत में 1995 से शुरुआत हुई है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन करें ही साथ ही पर्यावरण की रक्षा को भी ध्यान दें। यह सतत विकास की अवधारणा पर प्रेरित है। सतत विकास की अवधारणा क्या होती है? यानी हम अपनी आवश्यकताओं को यानी संसाधनों का इस तरह प्रयोग करें कि भविष्य में हमारी पीढ़ी के लिए भी वह संसाधन सुरक्षित और संतुलित अवस्था में रहे। इसे ही सतत अवधारणा कहते हैं। तो उम्मीद है कि हमारी ज्ञान की बातें आपको अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।